हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था जिसमें काफी कामयाब रहा ये मॉडल। इसका की कॉन्सेप्ट जो था बोहर मॉडल का वो ये था, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था ये। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है, इसका मतलब एटम स्टेबल है। तो इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एंड एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये कहा इसने बोहर के मॉडल ने। दूसरा इसने बताया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि ये मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता था। एनर्जी जो बताई उसने E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, इसके इक्वल जो एनर्जी डिफरेंस था दो स्टेट्स के बीच, ग्राउंड स्टेट में और हायर स्टेट में, वो एच न्यू के इक्वल। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम, उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू A2 माइनस E1 बाई एच। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ द हायर लेवल, ये हायर लेवल की एनर्जी। E1 की एनर्जी ऑफ द लोअर लेवल, ये लोअर लेवल की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके, न्यू किसके होता है, C बाई लेमडा। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। C बाई लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एच, और लेमडा निकालें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एच C बाई E2 माइनस E1, ये हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ। तो हाइड्रोजन का लाइन का जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल ऑफ ए एटम। Simultaneously appearance of the large number of lines in the hydrogen spectrum. Simultaneous appearance of the large number of lines in the spectrum of hydrogen, because we always deals with the groups of atoms, not with single atom. So we can get large number of spectral lines. क्योंकि अकेला एटम के हम डिस्कस नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम की स्टडी होती है। इसलिए उसमें एक साथ कई प्रकार के लाइंस दिखते हैं स्पेक्ट्रम में एक साथ, ऐसा इसलिए होता है। अब बोहर के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस। और बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसमें भी कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी? inability to explain line spectrum of multi-electron atom. मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम, मतलब जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम का स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जीमन इफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड में ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ये स्प्लिट हो जाती, टूट जाती है स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों होता है ये, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाइंस टूट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो ये स्टार्क इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बारे में भी इसने कुछ नहीं कहा। वाई एटम्स कैन फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। 3 डायमेंशनल मॉडल 3D मॉडल नहीं दिया इसने बताया ऐसे, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ऑर्बिट में, तो ये 2D में है लंबाई और चौड़ाई। 3D के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये कुछ इसकी कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इससे पहले हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली रिलेशनशिप पढ़ेंगे। All the metal particles microscopic as well as macroscopic possess both wave nature as well as particle nature। ड्यूअल नेचर है मैटर का, मतलब दोहरी प्रकृति है। कह रहा चाहे को मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है चाहे माइक्रोस्कोपिक है, चाहे छोटा पार्टिकल चाहे बड़ा पार्टिकल है, सभी का ड्यूअल नेचर है। सभी के पास वेव नेचर भी है, वेव की तरह बिहेव भी करते हैं, और पार्टिकल की तरह भी, और पार्टिकल नेचर भी है। मतलब वेव की तरह बिहेव भी करते हैं और पार्टिकल की तरह बिहेव भी करते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर। वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल और वेव, पार्टिकल लोकेलाइड होता है, वेव डीलोकेलाइड। मतलब मान लीजिए स्थान है, यहां पार्टिकल है तो यहीं रहेगा, इस स्थान पर रहता है। वेव इस स्थान पर वेव कुछ में बाद यहां नहीं मिलेगी। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हो, शुरुआत में पत्थर के पास से वेव बननी शुरू होती है और लास्ट किनारे तक चली जाती हैं, तो लोकेलाइज नहीं होती वेव। पार्टिकल एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते। जहां एक पार्टिकल है वहां दूसरा पार्टिकल स्थान पर नहीं रहेगा, लेकिन एक वेव के स्थान पर दूसरी वेव आ सकती है, ये इंटरफियर करती हैं। पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफियर, दे इंटरफियर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू देयर सम। टोटल पार्टिकल उनके जोड़ के बराबर होता है। वेव में ऐसा नहीं है, टोटल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। टोटल द रिजल्टेंट वेव मे बी लार्जर और लेस देन, तो रिजल्टेंट वेव छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है इंडिविजुअल वेव से। ये डिफरेंस है वेव में और पार्टिकल के अंदर। लुईस डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिस्ट था, 1924 में उसने एक आइडिया दिया।
Like photon, all metal particles, electron, proton, atom, molecule, a piece of chalk, a piece of stone, a iron ball, as well as macroscopic objects also produce dual character. उसने बताया कि सभी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन है, चाहे कोई बड़ी वस्तु कोई छोटी वस्तु है, सभी का ड्यूअल नेचर होता है. और जो वेव होते हैं पार्टिकल के साथ, द वेव associated with particle is called matter wave और डी ब्रोगली वेव. पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी होती है उसको मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव बोलते हैं. वो मैटर वेव है या डी ब्रोगली वेव है. इसको दिखाने के लिए डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दिया जिसको डी ब्रोगली रिलेशनशिप बोलते हैं. डी ब्रोगली रिलेशनशिप. उसने कहा वेवलेंथ ऑफ द वेव विद द मेटल पार्टिकल वाज कैलकुलेटेड बाय एनालॉजी विद द फोटोन एज फॉलोज. उसने बताया कि इन केस ऑफ ए फोटोन, इन केस ऑफ ए फोटोन, यदि फोटोन मान लें हम वेव करेक्टर है, यदि फोटोन के पास क्या है, वेव करेक्टर है, तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इफ फोटोन स्पोर्टेड पार्टिकल, मान ले फोटोन पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन. इफ पार्टिकल है, फोटोन यदि पार्टिकल है तो एनर्जी ये है, फोटोन यदि वेव है तो एनर्जी ये है. फोटोन पार्टिकल है तो एनर्जी ये है, वेव है तो एनर्जी ये है. m क्या है, मास ऑफ द फोटोन है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. ये तो आपको पहले ही पता है. अब इक्वेशन 2 और 1 और 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई. कंपेयर करते हैं एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. यहां से न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर बाई एच. या हम कह सकते हैं न्यू किसके बराबर है, एच इज इक्वल टू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर बाई एच. एक बार इसको छोड़ दें. ये सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया. एम सी स्क्वायर, एच नहीं है, एच तो यही है. यहां से लेमडा निकाले, लेमडा किसके बराबर है, ये एच इधर जाएगा उसका रिवर्स हो जाएगा, तो एच बाई एम सी के. ये आ गया लेमडा. तो डी ब्रोगली पॉइंट आउट दैट अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी मेटल पार्टिकल. डी ब्रोगली ने बताया ये इक्वेशन सभी मेटल पार्टिकल पे लागू होती है. इस प्रकार हम वैल्यू निकाल सकते हैं. द मास ऑफ द फोटोन इज रिप्लेस्ड बाय द मास ऑफ मेटल पार्टिकल एंड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ द मेटल पार्टिकल. ये हमने फोटोन की निकाली है, तो ये मास ऑफ फोटोन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. लेकिन यहां मास उस पार्टिकल का रख दें जिसकी हम निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी भी उस पार्टिकल की रख दें जिसकी हम निकाल रहे हैं. मान लें कार की निकाल रहे हैं, तो कार का मास और कार की वेलोसिटी रख दें. ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग था भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली. अब मान लें मेटल पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा,
लैम्डा इज इक्वल एच बाई एम वी। एम क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। और एम वी क्या होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स का मोमेंटम है। एच कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है पार्टिकल की, वो इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्निफिकेंस देखें डी ब्रोगली का सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में क्या है, इट इज एप्लीकेबल only to microscopic particle, not macroscopic particle like car, ट्रक, बॉल, ऐसे। क्योंकि उससे हम इस इक्वेशन में रख के वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वेवलेंथ इतनी स्मॉल आएगी कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए बड़े पार्टिकल पे ये लागू नहीं होती। बड़े पार्टिकल पे इक्वेशन लागू नहीं है, केवल छोटे पार्टिकल, छोटे का मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोप से दिखे उन पार्टिकल पे लागू। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करवाएंगे। यहां तक पढ़ लेना, समझ लेना। धन्यवाद।